हम इंसान इस धरती पर कहां से आए, कैसे थे हमारे पहले पूर्वज, और इतिहास की वो कौन सी एक घटना थी जिसने मतलब हमारी किस्मत ही बदल दी। इंटेलिजेंस, भाषा, कपड़े, ये सब कहां से आया। आज की हमारी चर्चा इन्हीं कुछ बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। हम एक ऐसी कहानी बनाने की कोशिश करेंगे जो हमें ये समझने में मदद करे कि हम कैसे बने। ये सफर 3.5 अरब साल लंबा है, जब पृथ्वी पर सिर्फ एक सिंगल सेल लाइफ थी, और आज तो करोड़ों स्पीशीज हैं। और हम इंसान, जो असल में 37 खरब बैक्टीरिया की एक चलती फिरती कॉलोनी है, कैसे इन सब से इतने अलग हो गए? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब छिपा है एवोल्यूशन नाम के एक ग्रेटेस्ट शो में। पर इस शो की सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं कि ये चल रहा है, बल्कि ये है कि ये 5 बार लगभग बंद होते होते बचा है। 5 महाविनाश हुए, धरती से 90% तक जीवन का सफाया हो गया, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में लाइफ वापस आ गई। ना सिर्फ वापस आई, बल्कि हर बार और मजबूत होकर समुद्र से निकलकर जमीन और फिर आसमान तक फैल गई। तो चलिए इस कहानी को वहां से शुरू करते हैं जहां हमारे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। आज से करीब 65 मिलियन साल पहले, जब एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया। ये डायनासोर के युग का अंत था, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए एक नई सुबह। ये सोचना भी अजीब लगता है कि जिस दुनिया पर टी रेक्स जैसे दैत्य राज कर रहे थे, उस दुनिया में हमारे अनगिनत ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स चूहे जितने छोटे थे, बिलों में छुपकर जी रहे थे। तो फिर हुआ क्या कि ये छुपे रुस्तम अचानक दुनिया के मालिक बन बैठे। यही तो एवोल्यूशन का जादू है। डायनासोर का विलुप्त होना हमारे मैमल पूर्वजों के लिए एक, कह सकते हैं, खुला मैदान मिलने जैसा था। सोचिए, वो शिकारी जो आपको दिन में बाहर नहीं निकलने देता था, वो अचानक गायब हो गया। अब आपके पास पूरी दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए। सही बात है। इसी नई आजादी ने उन्हें अलग अलग माहौल में फैलने का मौका दिया। कोई पहाड़ों पे चला गया, कोई जंगलों में, और यहीं से नेचुरल सिलेक्शन ने अपना असली खेल दिखाया। अलग अलग माहौल की चुनौतियों ने इन मैमल्स को अलग अलग दिशाओं में विकसित होने पर मजबूर किया, और इसी से मैमल्स की हजारों नई प्रजातियां पैदा हुई। और एक मजेदार तथ्य ये भी है कि सारे डायनासोर मरे नहीं थे। कुछ उड़ने वाली प्रजातियां उस प्रलय में बच गईं और लाखों सालों में धीरे धीरे पक्षियों में इवॉल्व हो गईं। मतलब आज जब हम किसी कबूतर को देखते हैं, तो हम असल में एक डायनासोर के बहुत दूर के रिश्तेदार को देख रहे हैं। बिल्कुल, एवोल्यूशन की कहानी ऐसे ही दिलचस्प मोड़ों से भरी है। तो अब मैमल्स का उदय हो चुका था, लेकिन हम यानी इंसान अभी भी सीन में नहीं आए थे। और यही कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। आज से 70 लाख साल पहले एक ऐसी प्राकृतिक घटना हुई जिसके लिए हमें प्रकृति का शुक्रगुजार होना चाहिए। एक लम्बा आइस एज। ये हमारे प्राइमेट पूर्वजों के लिए एक वरदान साबित हुआ। उस दौरान अफ्रीका में टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं बन रही थीं, और इन पहाड़ों ने मौसम का पूरा पैटर्न ही बदल दिया। अफ्रीका के जो घने हरे भरे जंगल थे, वो सूखने लगे। उनकी जगह दूर दूर तक फैले घास के मैदानों ने ले ली। और ये हमारे पूर्वजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जो जीवन पेड़ों पर उछल कूद में बीत रहा था, अब वो खत्म हो रहा था। खाने की तलाश में उन्हें पेड़ों से उतरकर खुले मैदानों में आना पड़ा, और यहीं वो पहला सबसे जरूरी कदम उठाया गया। 2 पैरों पर चलने का कदम। लेकिन एक मिनट, मतलब हमारे पूर्वज पेड़ों से उतरे और सीधे 2 पैरों पर चलने लगे? क्या ये इतना आसान था? मैंने कहीं पढ़ा था कि ये लाखों साल का एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस था। हमारी पीठ की बनावट आज भी 4 पैरों पर चलने के लिए ज्यादा बेहतर है। पीठ दर्द की समस्या शायद हमें वहीं से मिली है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था। 2 पैरों पर चलने की मजबूरी ने हमारे कंकाल की पूरी बनावट को बदल दिया, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि हमारे हाथ आजाद हो गए। अब इन हाथों से हम चीजें उठा सकते थे, पत्थर फेंक सकते थे, और आगे चलकर औजार बना सकते थे। यहीं से बंदरों से हमारी लाइन अलग हुई और होमिनिड परिवार का जन्म हुआ। तो यहाँ से इंसानियत का बीज बोया जा चुका था। पहली होमिनिड स्पीशीज थी सैहेलैंथ्रोपस, और फिर अगले लाखों सालों में इस वंश से कई शाखाएं निकली, जैसे आर्डिपिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है,
एवोल्यूशन के इस पेड़ की बाकी सभी शाखाएं क्यों टूट गई? अंत में सिर्फ एक ही शाखा होमोजीनस क्यों बची? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिस पर वैज्ञानिक आज भी बहस करते हैं। एक प्रमुख थ्योरी ये है कि शायद बाकी स्पीशीज बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो गई थी। हो सकता है कोई सिर्फ एक ही तरह का फल खाता हो या किसी एक खास तरह के जंगल में ही रह पाता हो। जब क्लाइमेट बदला और वो खाना या जंगल खत्म हुआ तो वो भी खत्म हो गए। अच्छा, जबकि होमोजीनियस की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी अडेप्टेबिलिटी, हर माहौल में ढल जाने की काबिलियत। यही हमारा असली सुपर पावर था। अच्छा, तो कहानी में अब एंट्री होती है इंटेलिजेंस की। चलिए 30 लाख साल पहले की ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज पर आते हैं। ये वो पहली प्रजाति थी जिसने एक क्रांतिकारी काम किया, पत्थरों को तोड़कर उन्हें नुकीला बनाकर औजार की तरह इस्तेमाल करना सीखा। और ये कोई छोटा मोटा आविष्कार नहीं था, आप कह सकते हैं कि ये उस दौर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। इन पत्थर के औजारों से मरे हुए जानवरों की मोटी खाल काटना, हड्डियां तोड़कर उनके अंदर का पौष्टिक मैरो निकालना, ये सब आसान हो गया। मतलब उन्हें मांस के रूप में हाई कैलोरी डाइट मिली। बिल्कुल, और हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। मांस खाने से मिली इसी एक्स्ट्रा एनर्जी ने हमारे दिमाग के विकास को कह सकते हैं सुपर चार्ज कर दिया। दिमाग का आकार तेजी से बड़ा होने लगा और इसी नींव पर आगे की स्पीशीज खड़ी हुई। करीब 20 लाख साल पहले आए होमो हैबिलिस, जिन्हें हैंडीमैन भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने इन औजारों को और बेहतर बनाया। और फिर 18 लाख साल पहले आए होमो इरेक्टस, जो पहली स्पीशी थी जो पूरी तरह से सीधा खड़ा हो सकती थी। और इन्हीं होमो इरेक्टस ने वो खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया, आग। अगर औजार बनाना पहला बड़ा कदम था, तो आग पर काबू पाना दूसरी सबसे बड़ी छलांग थी। इसकी खोज कैसे हुई होगी, ये सोचना ही कितना रोमांचक है। शायद जंगल में बिजली गिरने से लगी आग को देखा हो, या शायद दो चमक पत्थरों को आपस में टकराते हुए कोई चिंगारी देखी हो। उस पहली चिंगारी को काबू में करने की कोशिश ने ही शायद इतिहास बदल दिया। बिल्कुल। और आग ने हमें दो बेमिसाल तोहफे दिए। पहला तो था खूंखार जानवरों से सुरक्षा। हाँ, रात के अंधेरे में आग की घेराबंदी एक सुरक्षा कवच की तरह थी। लेकिन दूसरा तोहफा और भी क्रांतिकारी था, पका हुआ भोजन। बिल्कुल, आग की असली क्रांति गर्मी या सुरक्षा नहीं थी, बल्कि ये थी कि इसने हमारे पेट के काम को आउटसोर्स कर दिया। बाहरी पेट, ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। हाँ, पका हुआ खाना पचाने में शरीर की एनर्जी बहुत कम लगती है। कच्चा मांस पचाने में हमारा पाचन तंत्र घंटों मेहनत करता है। अब वो सारी बची हुई एनर्जी सीधे हमारे दिमाग को मिलने लगी। दिमाग जो पहले से ही बड़ा हो रहा था, उसे अब और तेजी से बढ़ने के लिए ईंधन मिल गया। तो एक तरह से हमने एक बाहरी पेट का आविष्कार कर लिया, जिसने हमारे दिमागी विकास को रॉकेट की रफ्तार दे दी। दिमाग विकसित हो रहा था, औजार बेहतर हो रहे थे, और अब एक नई जरूरत पैदा हुई। बड़े जानवरों का शिकार अकेले करना नामुमकिन था। इसके लिए चाहिए था टीम वर्क, और टीम वर्क के लिए जरूरी था कम्युनिकेशन। यहीं से कहानी में भाषा का जन्म होता है। शुरुआत जरूर कुछ इशारों और आवाजों से हुई होगी, जिसे वैज्ञानिक प्रोटो लैंग्वेज कहते हैं। शेर आ रहा है या उधर खाना है जैसे सिंपल मैसेज। लेकिन एक थ्योरी इस पर एक बहुत ही मजेदार एंगल देती है। वो कहती है कि भाषा का असली विकास शिकार की योजनाओं से नहीं, बल्कि गपशप से हुआ, चुगली से। क्या बात कर रहे हैं, सच में? मतलब दुनिया का पहला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये था कि पता है गुफा नंबर 3 वाले ने आज क्या किया? सुनने में मजाक लगता है, पर कई एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट यही मानते हैं। किसी भी सोशल ग्रुप में सरवाइव करने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन भरोसे के लायक है, कौन धोखेबाज है, किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए। ये जानकारी सर्वाइवल के लिए शिकार की जानकारी से भी ज्यादा जरूरी थी। और इन जटिल सामाजिक रिश्तों को समझाने की जरूरत नहीं, भाषा को और कॉम्प्लेक्स बनाया। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, एक और बात, उस समय ये सभी ह्यूमन स्पीशीज नग्न घूमती थी, तो फिर कपड़े पहनने का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? इसका जवाब भी क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन में छिपा है। जब हमारे पूर्वज अफ्रीका के गर्म माहौल से निकलकर यूरोप और एशिया के ठंडे इलाकों में बसने लगे, तो उन्हें कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। लाखों सालों में उनके शरीर पर बाल भी कम हो गए थे, तो उन्होंने अपने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करके जानवरों की खाल को साफ किया और उन्हें अपने शरीर पर लपेटना शुरू किया। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह करीब 70,000 साल पहले हुआ होगा। तो अब हमारे पूर्वजों के पास औजार थे, आग थी, भाषा थी और कपड़े भी थे। कहानी अब अपने अंतिम दौर में पहुंच रही है। एक समय ऐसा आया जब धरती पर इंसानों की सिर्फ 2 सबसे बुद्धिमान स्पीशीज बची थीं,
होमो निएंडरथैलेंसिस और हमारे सीधे पूर्वज होमो सेपियंस। और दोनों ही उस भयंकर आइस एज की आखिरी मार झेल रहे थे। हम आज भी निश्चित रूप से नहीं जानते कि निएंडरथैल क्यों विलुप्त हो गए। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शायद होमो सैपियंस के साथ लड़ाई में वो हार गए। कुछ कहती हैं कि बदलते क्लाइमेट के हिसाब से वो खुद को ढाल नहीं पाए। जो भी हुआ हो, अंत में सिर्फ होमो सैपियंस ही उस बर्फीले युग को पार करने में सफल रहे। और आज से करीब 10,000 साल पहले जब वो लंबा आइस एज आखिरकार खत्म हुआ, तो इंसानी इतिहास का शायद सबसे बड़ा मोड़ आया। हमारे पूर्वजों ने खेती करना सीखा। हाँ, एग्रीकल्चर की शुरुआत। इसने उनके घुमक्कड़ जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और वे एक जगह बसकर गांव बसाने लगे। खेती की शुरुआत को अक्सर एक बहुत पॉजिटिव मोड़ की तरह देखा जाता है, लेकिन कुछ लोग जैसे कि युवाल नोआ हरारी इसे इंसानियत का सबसे बड़ा धोखा भी कहते हैं। सबसे बड़ा धोखा? ये तो बहुत ही मजबूत दावा है। उनका तर्क क्या है? उनका तर्क बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि खेती ने हमें एक जगह बांध दिया। हमारी डाइट जो पहले सैकड़ों तरह की चीजों से भरी थी, अब सिर्फ गेहूं या चावल पर सिमट गई। इससे कुपोषण और नई बीमारियां पैदा हुई। अच्छा। सामाजिक ऊंच नीच की शुरुआत हुई क्योंकि अब प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया था। तो एक तरह से हमने अपनी आजादी और सेहत खोकर पेट भरने की एक अनिश्चित सुरक्षा चुनी। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी हुआ, और वो था खाली समय। पहली बार इंसानों को खाने की चिंता से थोड़ी फुर्सत मिली। और जैसा कि कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल। इसी खाली समय में हमारे पूर्वजों के दिमाग ने कमाल के आविष्कार किए। अनाज स्टोर करने के लिए बर्तन बनाए, सामान ढोने के लिए पहिया बनाया, यहां तक कि रात में बैठकर वे आसमान के तारों को निहारने लगे। और यहीं से एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान की नींव पड़ी। और बस पिछले कुछ हजार सालों में इसी रास्ते पर चलते हुए हम आज के टेक्नोलॉजी के युग में आ पहुंचे हैं। ये वाकई एक अविश्वसनीय सफर है, एक सिंगल कोशिका से लेकर आज तक का। और ये याद रखना जरूरी है कि एवोल्यूशन अभी रुका नहीं है। ये एक बहुत धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये सफर वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन एक सवाल आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है, जिसका जवाब इस पूरी कहानी में नहीं मिला। आखिर जीवन की वो पहली चिंगारी आई कहां से? पृथ्वी पर जीवन का वो पहला बीज किसने बोया? हाँ, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। 3.5 अरब साल पहले वो पहली सिंगल सेल लाइफ बनी कैसे? इस पर एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है जिसे पैनस्पर्मिया कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 4 अरब साल पहले जब युवा पृथ्वी पर लाखों एस्ट्रॉइड्स की बारिश हो रही थी, तो उन्हीं में से किसी के साथ अमीनो एसिड के रूप में जीवन अपने सबसे सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आया। यहां उसे फलने फूलने के लिए सही माहौल मिला और वो पनप गया। मतलब जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर नहीं हुई, बल्कि वो अंतरिक्ष से आया। यही ये थ्योरी कहती है। लेकिन ये जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। अगर जीवन अंतरिक्ष से आया है और ब्रह्मांड इतना विशाल है, तो यह किसी और ग्रह पर क्यों नहीं बना पा? अरबों खरबों ग्रहों में से आज सिर्फ पृथ्वी पर ही हम जैसे सोचने समझने वाले जीव क्यों हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान आज भी तलाश रहा है। और यह हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कितने अकेले हैं या शायद कितने खास हैं।